बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रेशन मटीरियल के प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स क्या होते हैं और नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स की कैटेगरी में कौन कौन से इम्प्रेशन मटीरियल्स आते हैं, और डेंटिस्ट्री में जितने भी नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स यूज़ होते हैं हमने उन्हें भी डिटेल में कवर कर लिया है। इस लेक्चर से हम इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स क्या होते हैं और इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स की कैटेगरी में कौन कौन से इम्प्रेशन मटीरियल्स आते हैं। जैसा कि हमने इम्प्रेशन मटीरियल्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स वो इम्प्रेशन मटीरियल्स होते हैं जिनमें सेट होने के बाद इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को भी हम उस इंट्रोडक्शन के लेक्चर में और प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर किसी मटीरियल के बारे में कहते हैं कि इसमें सेट होने के बाद इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, या फिर ये कहते हैं कि इस मटीरियल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे मटेरियल जिनमें सेट होने के बाद इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है उन पे अगर फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स के रिस्पॉन्स पे उन मटेरियल में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है या उन मटेरियल में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन जैसे ही उन मटेरियल्स पे से फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो मटेरियल्स दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप पे चले जाते हैं। तो ये जो एबिलिटी है मटेरियल्स की कि जब उन पे फोर्स अप्लाई की जाए वो डिफॉर्म हो जाए, लेकिन जैसे ही फोर्स को रिमूव करें तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप पे चले जाएं, ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। और जिन इम्प्रेशन मटीरियल्स में सेट होने के बाद ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है उन्हें इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स कहा जाता है। और इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स को अंडरकट्स रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अंडरकट्स रिकॉर्ड करने के लिए मेन रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे इम्प्रेशन मटीरियल यूज़ किए जाए जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो। तो इसीलिए इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स को अंडरकट रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स को इडेंचुलस और डेंटेड दोनों तरह के पेशेंट्स और केसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जबकि हमने नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल में ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स वो इम्प्रेशन मटीरियल्स होते हैं जिनमें सेट होने के बाद इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होती। इसीलिए नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स को अंडरकट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते और इन्हें मोस्टली इडेंचुलस पेशेंट्स या केसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि उसके कॉन्ट्रास्ट में इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स को अंडरकट्स रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है और डेंटेड और इडेंचुलस दोनों पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। अंडरकट्स को रिकॉर्ड करने के लिए इम्प्रेशन मटीरियल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होना क्यों ज़रूरी है, इस कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी इम्प्रेशन मटीरियल के इंट्रोडक्शनरी लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो आप वो वाला लेक्चर जाके सुन सकते हैं, क्योंकि जितना आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी अंडरकट को रिकॉर्ड करने के लिए क्यों ज़रूरी है, अंडरकट्स क्या होते हैं, उतने अच्छे से आपको इलास्टिक और नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल समझ में आएंगे। तो इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल की कैटेगरी में दो तरह के इम्प्रेशन मटीरियल्स आते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स बेस्ड इम्प्रेशन मटीरियल और सिंथेटिक इलास्टोमर्स बेस्ड इम्प्रेशन मटीरियल। हाइड्रोकोलॉइड्स बेस्ड इम्प्रेशन मटीरियल की कैटेगरी में एगार और एल्चिनेट आते हैं, और सिंथेटिक इलास्टोमर्स बेस्ड इम्प्रेशन मटीरियल की कैटेगरी में पॉलीसल्फाइड्स, पॉलीसिलिकॉन्स और पॉलीईथर आते हैं। और सिंथेटिक इलास्टोमर्स और हाइड्रोकोलॉइड्स दोनों इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स हैं, लेकिन इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस है वो हाइड्रोकोलॉइड्स पे है, यानी कि हम जो इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोकोलॉइड्स। सिंथेटिक इलास्टोमर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस लेक्चर के मेन ऑब्जेक्टिव यही समझना है कि इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स क्या होते हैं और इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल की कैटेगरी में कौन कौन से इम्प्रेशन मटीरियल्स आते हैं, और हाइड्रोकोलॉइड्स क्या हैं, और हाइड्रोकोलॉइड्स की कैटेगरी में जो दो इम्प्रेशन मटीरियल्स आ रहे हैं एगार और एल्चिनेट, उन्हें हम डिटेल में समझेंगे इस लेक्चर में। जैसा कि हमने अभी डिस्कस कर लिया कि इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स वो इम्प्रेशन मटीरियल्स होते हैं जो कि सेट होने के बाद जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, उन्हें अंडरकट्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है और डेंचुलस और ई डेंचुलस दोनों तरह के पेशेंट्स और केसेस के लिए यूज़ करते हैं। और इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स की कैटेगरी में दो मटीरियल्स आते हैं, हाइड्रोकोलॉइड बेस्ड इम्प्रेशन मटीरियल जिसमें एगार और एल्चिनेट है जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरे जो मटीरियल्स हैं वो है सिंथेटिक इलास्टोमर्स बेस्ड इम्प्रेशन मटीरियल्स जिसमें पॉलीसल्फाइड्स, पॉलीसिलिकॉन्स और पॉलीईथर्स आते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
हाइड्रोकोलॉइड्स बेस्ड इम्प्रेशन मटेरियल को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं। जब आपको हाइड्रोकोलॉइड्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे तो आपको हाइड्रोकोलॉइड्स बेस्ड जो इम्प्रेशन मटेरियल है एगार और एल्जीनियर ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं। और हाइड्रोकोलॉइड्स को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिक्सचर्स का, कि मिक्सचर क्या होते हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं फिजिकली, तो जो रिजल्टेंट मास होता है उसे मिक्सचर कहा जाता है। यानी कि जब भी दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं या मिक्स करते हैं फिजिकली मिक्स या कंबाइन करने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस आप कंबाइन कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, बल्कि सिंपली वो फिजिकली मिक्स हो रही हैं। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट मास फॉर्म होता है उसे मिक्सचर कहा जाता है। और मिक्सचर की दो बेसिक टाइप्स हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट इट्स मार्क्स, यानी कि वो जो पूरा मिक्सचर है उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो उसे होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। इजी वर्ड्स में समझें तो होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिन्हें जब आप नेकेड आई से देखें तो कोई भी पार्टिकल विजिबल नहीं होता, तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। होमोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं सॉल्यूशंस, और इसकी एग्जाम्पल है सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। और मिक्सचर की जो दूसरी टाइप है वो है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होने का सिंपली मतलब ये है कि जब आप हेट्रोजेनस मिक्सचर को नेकेड आई से देखते हैं तो उनमें पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर जिन्हें जब आप नेकेड आई से देखें और पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हों तो उन्हें हेट्रोजेनस मिक्सचर कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये वो मिक्सचर है जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है और जिन्हें जब नेकेड आई से देखें तो पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल हो रहे होते हैं। और हेट्रोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं सस्पेंशन और कोलॉइड्स। अब हम इस सोल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन को डिटेल में समझेंगे ताकि हमें हाइड्रोकोलॉइड्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आए। अब समझते हैं डिटेल में कि सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स किस तरह के मिक्सचर होते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन वो होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व हुए होते हैं किसी लिक्विड मीडियम या सॉल्वेंट में। यानी कि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें लिक्विड मीडियम में डिसॉल्व कर रहे हैं उन्हें सॉल्यूट कहा जाता है, और जिस लिक्विड मीडियम में उन्हें डिसॉल्व कर रहे हैं उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। तो सोल्यूशन वो होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हुए होते हैं सॉल्वेंट में। तो क्योंकि ट्रू सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है तो इसमें पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, क्योंकि पार्टिकल का साइज भी जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स, इन्हें लिक्विड मीडियम से यानी कि सॉल्वेंट से फिल्टर भी नहीं कर सकते, यानी कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू आप इन सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड मीडियम से यानी कि सॉल्वेंट से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ट्रू सोल्यूशन की जो एग्जाम्पल है वो है शुगर मिक्सड इन वाटर, सॉल्ट मिक्सड इन वाटर। ये दोनों जो हैं वो ट्रू सोल्यूशंस की एग्जाम्पल है। और ट्रू सोल्यूशन वो होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट या सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व हुए होते हैं सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट एक लिक्विड मीडियम को कहते हैं और सॉल्यूट सॉलिड पार्टिकल्स को कहते हैं। आई होप कि आपको सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं सस्पेंशन को। सस्पेंशन वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हुए होते, बल्कि स्कैटर्ड हुए होते हैं, स्प्रेड हुए होते हैं थ्रू आउट द सॉल्वेंट।
यानी कि सोल्यूशन और सस्पेंशन में बेसिक डिफरेंस ही यही है कि सोल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, और जबकि सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, वो स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं, स्प्रेड हुए हुए होते हैं थ्रू आउट द लिक्विड मीडियम। तो ऐसे हेट्रोजिनस मिक्सचर को सस्पेंशन कहा जाता है। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल साइज होता है, वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और इन सॉलिड पार्टिकल्स को यानी सल्यूट पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख भी सकते हैं, यानी कि ये विजिबल होते हैं। और इन सॉलिड पार्टिकल्स को यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के ज़रिए फ़िल्टर भी किया जा सकता है सॉल्वेंट में से। और इसकी एग्जाम्पल है सस्पेंशन की सैंड इन वाटर, यानी कि जब आप सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं तो आप सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वाटर में क्लियरली देख सकते हैं। और अगर आपको सैंड और वाटर को सेपरेट करना है तो सिंपली फ़िल्टर पेपर के ज़रिए जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें फ़िल्टर कर लिया जाता है। तो ये हो गए आपके पास सस्पेंशन। आई होप कि यहाँ पे आपको सोल्यूशन और सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो ये तीसरी मिक्सचर की टाइप है जिसे कोलॉइड कहा जाता है, ये जो क्लोराइड्स होते हैं ना ही ये सोल्यूशन की तरह होते हैं, ना यानी कि इनमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, और ना ही क्लोराइड सस्पेंशन की तरह होते हैं जिनमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में, और स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं, स्प्रेड हुए हुए होते हैं थ्रू आउट द लिक्विड। तो यानी कि कोलॉइड्स ना ही सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है ना ही सस्पेंशन की तरह बिहेव करता है। कोलॉइड्स इन दोनों के बीच में आता है, यानी कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक है यानी कि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की है। कोलॉइड्स वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंड हुए हुए होते हैं या डिस्पर्स हुए हुए होते हैं किसी दूसरे मीडियम या सब्सटेंस में। तो कोलॉइड्स एक ऐसा हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए हुए होते हैं या सस्पेंड हुए हुए होते हैं किसी दूसरे मटेरियल या मीडियम में। और कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्यों सस्पेंड और डिस्पर्स हुए हुए होते हैं, क्योंकि जो कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, उनमें स्मॉल इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और किसी दूसरे सब्सटेंस या मीडियम में ये डिस्पर्स हुए हुए होते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिस्पर्स हुए हुए होते हैं किसी भी दूसरे मीडियम में या सब्सटेंस में, उन्हें डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। यानी कि जो सस्पेंडेड और डिस्पर्स पार्टिकल हैं उन्हें डिस्पर्स फेज कहा जाता है, और जिस मीडियम में वो डिस्पर्स हुए हुए होते हैं वो पार्टिकल, उससे डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है और डिस्पर्जन फेज कहा जाता है। तो कोलॉइड्स वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए हुए होते हैं या सस्पेंड हुए हुए होते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस या मीडियम में। तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंड और डिस्पर्स हुए हुए हैं उन्हें डिस्पर्स फेज कहा जाता है, और जिस मीडियम में वो सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए हुए होते हैं उस मीडियम को डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन फेज कहा जाता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कोलॉइड सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है, तो कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका पार्टिकल्स का साइज भी 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सोल्यूशन में पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, और कोलॉइड्स की एग्जाम्पल है मिल्क। आई होप कि यहाँ पे आपको सोल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और कोलॉइड्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जब आपको कोलॉइड्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे तो अभी जब हम आगे जाके हाइड्रोकोलॉइड्स डिस्कस करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इन इमेजेस में शो हो रही है एग्जाम्पल सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन की।
फर्स्ट एग्जाम्पल आप सोल्यूशन की देख सकते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन शो हो रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि पार्टिकल का साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से कम है और ये सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल नहीं है हो रहा है। और यहाँ पे सस्पेंशन की एग्जाम्पल शो हो रही है सैंड वाटर, यानी कि सैंड को मिक्स किया हुआ है वाटर में और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो सॉलिड पार्टिकल है सैंड का साइज, यानी कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है। और क्योंकि सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नेकेड आई से भी विजिबल हैं। तो ये सस्पेंशन की एग्जाम्पल हो गई सैंड वाटर। अब यहाँ पे शो हो रहा है कोलॉइड। कोलॉइड की एग्जाम्पल शो हो रही है यहाँ पे मिल्क। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नेकेड आई से विजिबल नहीं है, लेकिन जो ये कोलॉइड का मिक्सचर है इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये ट्रू सोल्यूशन की तरह बिल्कुल क्लियर भी नहीं लग रहा। इसकी जो अपीयरेंस होती है कोलॉइड मिक्सचर की वो ओपेक होती है, जो कि आप इस मिल्क की एग्जाम्पल में देख सकते हैं। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड हुए होते हैं या डिस्पर्स हुए होते हैं और उन पार्टिकल्स का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर होता है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन की, आई होप कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि सोल्यूट का साइज जो है वो क्या होता है और इन तीनों में बेसिक क्या डिफरेंस है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कोलॉइड्स वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि सोल्यूट डिस्पर्स हुए होते हैं या सस्पेंड हुए होते हैं किसी दूसरे मीडियम या किसी दूसरे सब्सटेंस में। तो वो जो पार्टिकल्स हैं जो कि सस्पेंड हुए हैं या डिस्पर्स हुए हैं दूसरे मीडियम में, उन्हें डिस्पर्स फेज कहा जाता है। और जो मीडियम होता है या दूसरा सब्सटेंस होता है जिसमें वो पार्टिकल डिस्पर्स हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं, उस मीडियम को डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन फेज कहा जाता है। तो अगर कोलॉइड्स का डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन फेज वाटर है तो ऐसे कोलॉइड्स को हाइड्रोकोलॉइड्स कहा जाता है। यानी कि हाइड्रोकोलॉइड्स वो कोलॉइड्स हैं जिनका डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन फेज जो है वो वाटर है। आई होप कि यहाँ पे आपको हाइड्रोकोलॉइड्स समझ में आ गए होंगे कि कोलॉइड्स क्या है आपके पास। कोलॉइड्स में सॉलिड पार्टिकल्स या सोल्यूट पार्टिकल्स सस्पेंड हुए होते हैं किसी दूसरे मीडियम या किसी दूसरे सब्सटेंस में। अगर वो दूसरा सब्सटेंस और मीडियम वाटर है तो ऐसे कोलॉइड्स को हाइड्रोकोलॉइड्स कहा जाता है। और डेंटिस्ट्री में जो हाइड्रोकोलॉइड्स बेस्ड इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ हो रहे हैं तो ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं ये बेस करते हैं कोलॉइडल मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड इन वाटर। यानी कि डेंटिस्ट्री में जो हाइड्रोकोलॉइड्स यूज़ हो रहे हैं वो बेसिकली क्या है, उनमें जो डिस्पर्स फेज है यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो पॉलीसेकेराइड्स हैं और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है या डिस्पर्जन फेज है वो वाटर है। यानी कि डेंटिस्ट्री में जो हाइड्रोकोलॉइड्स यूज़ हो रहे हैं उनमें डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन फेज जो है वो वाटर है और डिस्पर्स फेज यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि सस्पेंड हुए हैं, डिस्पर्स हुए हैं वाटर में, वो पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो जो डेंटल हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं 2 फॉर्म्स में, सोल फॉर्म और जेल फॉर्म में। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोकोलॉइड्स 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, सोल फॉर्म और जेल फॉर्म। सोल फॉर्म में हाइड्रोकोलॉइड्स विस्कस लिक्विड की स्टेट में होते हैं यानी कि थिक लिक्विड की तरह लगते हैं सोल फॉर्म में। और ये सोल फॉर्म में थिक लिक्विड की स्टेट में क्यों होते हैं कि जो डिस्पर्स फेज है वो सॉल्युबल होता है डिस्पर्सिंग मीडियम में। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेंटल हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं उनमें डिस्पर्सिंग मीडियम वाटर है और जो डिस्पर्स फेज है वो पॉलीसेकेराइड्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स चेन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डिस्पर्स फेज आपका क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड चेन्स हो गई। तो सोल फॉर्म में हाइड्रोकोलॉइड्स विस्कस लिक्विड की स्टेट में इसलिए होते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं वो रैंडमली अरेंज हुई होती हैं डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन फेज में। तो इस रैंडम अरेंजमेंट की वजह से सोल फॉर्म में हाइड्रोकोलॉइड्स विस्कस लिक्विड की स्टेट में होते हैं।
और ये हाइड्रोकोलॉइड सोल से जेल में कन्वर्ट होते हैं जब ये जो पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं ये रैंडमली अरेंज होने के बजाय ऑर्गेनाइज अरेंज हो जाएं और ये फिब्रिल्स फॉर्म कर लेती हैं, नेटवर्क फॉर्म कर लेती हैं फाइबर्स का, और इस ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट की वजह से ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं ये सोल से जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सोल्यूशन फॉर्म में आपके पास पॉलीसेकेराइड चेन इस तरह से रैंडमली अरेंज हुए हैं, तो ये जेल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोकोलाइड सोल से जेल में, कि ये जो पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं इनकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाती है इन अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से कि पॉलीसेकेराइड चेन्स क्या हो गई हैं, आप एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आ गई हैं। तो जब ये पॉलीसेकेराइड चेन ऑर्डर अरेंजमेंट में किस तरह से आती हैं कि ये एक दूसरे से लिंक्ड होना शुरू हो जाती हैं, फिब्रिल्स फॉर्म होते हैं, और ये जो नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इससे ब्रश हीप स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जब ये पॉलीसेकेराइड चेन्स एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, ऑर्गेनाइज नेटवर्क बना लेती हैं, तो हाइड्रोकोलाइड्स आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं सोल से जेल फॉर्म में। और जेल फॉर्म में हाइड्रोकोलाइड इलास्टिक जेली लाइक सेमी सॉलिड स्टेट में होते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सोल फॉर्म में हाइड्रोकोलॉइड्स में जो पॉलीसेकेराइड चेन होती है उनकी रैंडम अरेंजमेंट हुई हुई होती है, और जेल फॉर्म में हाइड्रोकोलॉइड्स की पॉलीसेकेराइड चेन्स जो हैं वो उनकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, और एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रहा होता है जिसे ब्रश हीप स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स बेस्ड इंप्रेशन मटेरियल होते हैं इन्हें ओरल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है सोल फॉर्म में, यानी कि जब ये सोल फॉर्म में होते हैं तो इन्हें लोड करते हैं ट्रे में, ओरल कैविटी में इंसर्ट कराते हैं और इंप्रेशन रिकॉर्ड करते हैं। और जब ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये मटेरियल अपसेट हो गए हैं और इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई हैं और इन्हें ओरल कैविटी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो सोल से जेल की कन्वर्जन है हाइड्रोकोलॉइड्स की, इसी के बेसिस पे इनके सेटिंग रिएक्शन को समझा जाता है, यानी कि जो इनका सेटिंग रिएक्शन होता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से सोल जेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो सोल से जेल की कन्वर्जन है ये दो तरीके से हो सकती है, ये फिजिकल रिएक्शन के थ्रू भी हो सकती है और केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हो सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल रिएक्शन के थ्रू सोल से जेल में कन्वर्जन कैसे होती है। वो हाइड्रोकोलॉइड्स जो कि फिजिकल रिएक्शन के थ्रू सोल से जेल में कन्वर्ट होते हैं, ये वो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं जो कि एलिवेटेड टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर पे सोल्यूशन फॉर्म में या सोल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये हाई टेम्परेचर पे सोल फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हें ट्रे में लोड किया जाता है और ओरल कैविटी में इंसर्ट करवाते हैं और इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सोल से जेल में कन्वर्ट किस तरह से होते हैं कि जैसे जैसे इन मटेरियल्स का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, जैसे जैसे इन मटेरियल का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इनमें जो पॉलीसेकेराइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं ये आपस में लिंक्ड होती जाती हैं, फिब्रिल्स बनते हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। और ये जो फिब्रिल्स होते हैं यानी कि पॉलीसेकेराइड चेन्स जो कि ऑर्डरली अरेंज हो रहे हैं जिन्हें फिब्रिल्स कहा जाता है, इनके बीच में सेकेंडरी बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस के, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन होता है इन फिब्रिल्स के बीच में सेकेंडरी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और सोल फॉर्म जो है वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि वो हाइड्रोकोलॉइड्स जो कि फिजिकल रिएक्शन के थ्रू सेट होते हैं ये वो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे सोल फॉर्म में होते हैं, और जैसे जैसे इनका टेम्परेचर ड्रॉप होता है इनकी जो पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं उनमें सेकेंडरी बॉन्डिंग होती है, वो आपस में अट्रैक्ट होती हैं, फिब्रिल्स बनती है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है और सोल फॉर्म जो है वो फाइनली जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और एगार जो है वो रिवर्सिबल हाइड्रोकोलॉइड इंप्रेशन मटेरियल की एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं उन हाइड्रोकोलॉइड्स पे जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू सोल से जेल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू सोल से जेल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उनमें जो पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं उनमें जो इंटरलिंकिंग होती है, उनमें जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आ रहे होते हैं, फिब्रिल्स बना रहे होते हैं। तो उन फिब्रिल्स के बीच में, उन पॉलीसेकेराइड चेन्स के बीच में
इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, प्राइमरी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, लाइक आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म होते जाते हैं, मटेरियल सोल से जेल फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो हाइड्रोकोलाइड्स सोल से जेल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इन्हें इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स कहा जाता है, क्योंकि एक बार ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो ये दोबारा से सोल फॉर्म में नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स कहा जाता है। और इस कैटेगरी में आते हैं एल्जिनेट। और अभी जो हमने डिस्कस किया था एगार कि ये वो हाइड्रोकोलाइड है जो कि फिजिकल रिएक्शन के थ्रू सेट होता है, तो अगार को रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड भी इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप इस मटेरियल को हीट करते हैं तो ये सोल फॉर्म में चले जाते हैं, और जैसे ही इन्हें कूल डाउन करते हैं ये जेल फॉर्म में चले जाते हैं। और जेल फॉर्म को जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करेंगे या हीट अप्लाई करेंगे इस पे, तो इनके जो फिब्रिल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होता है वो ब्रेक हो जाते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स, और ये दोबारा से अपनी सोल फॉर्म में चले जाते हैं। तो इसलिए एगार को रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड कहा जाता है, क्योंकि वो सेट होता है फिजिकल रिएक्शन के थ्रू, यानी कि उसका सेटिंग मैकेनिज्म जो है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि वो सोल से जेल और जेल से सोल में कन्वर्ट हो सकता है टेम्परेचर की बेसिस पे। आई होप कि यहाँ पे आपको हाइड्रोकोलाइड्स का सोल जेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये इमेज मेकेब में मेंशन है और इसमें शो किया हुआ है कि किस तरह से पॉलीसेकेराइड चेन्स जो है वो सोल फॉर्म में रैंडमली अरेंज होती हैं और जेल फॉर्म में एक उनकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। जैसा कि आप इस फिगर ए में देख सकते हैं कि ये पॉलीसेकेराइड चेन की अरेंजमेंट शो कर रहा है सोल फॉर्म में, जिसमें आप देख सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड कितने रैंडमली अरेंज हुए हुए हैं। और फिगर बी शो कर रहा है कि पॉलीसेकेराइड चेन जो है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, उनकी एक प्रॉपर उन्होंने नेटवर्क्स बनाया हुआ है फिब्रिल्स का, यानी कि पॉलीसेकेराइड चेन्स का जेल फॉर्म में, यानी कि जेल फॉर्म में जो पॉलीसेकेराइड चेन होती हैं उनकी एक प्रॉपर ऑर्डर अरेंजमेंट होती है, और सॉल्यूशन फॉर्म में या सोल फॉर्म में पॉलीसेकेराइड चेन जो है वो रैंडमली अरेंज हुई हुई होती हैं। तो ये जो रैंडम अरेंजमेंट होती है इसे माइसील्स कहा जाता है, और ये जो ऑर्डर अरेंजमेंट होती है पॉलीसेकेराइड चेन्स की जेल फॉर्म में, इसे ब्रश हीप स्ट्रक्चर कहा जाता है। आई होप कि यहाँ पे आपको सोल जेल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हाइड्रोकोलाइड्स इम्प्रेशन मटेरियल में दो तरह के इम्प्रेशन मटेरियल्स आते हैं, रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स जो कि एगार है, और इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स जो कि एल्जिनेट है। अब इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोकोलाइड्स की, यानी कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोकोलाइड्स की जो कि एगार के लिए भी सेम है और एल्जिनेट के लिए भी सेम है। इन्हें अभी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आगे जाके हमें इन दोनों मटीरियल्स में इंडिविजुअली अलग से डिस्कस ना करना पड़े। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जेल स्ट्रेंथ। जेल स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है हाइड्रोकोलाइड्स की एबिलिटी को कि वो अपने जेल स्ट्रक्चर को कितना रिटेन कर सकता है, यानी कि अगर किसी हाइड्रोकोलाइड की जेल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने जेल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से रिटेन कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। तो हाइड्रोकोलाइड्स की जेल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे। सबसे पहले डिपेंड करती है फिब्रिल्स पे, कि जितनी ज़्यादा फिब्रिल्स की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा जो है वो उस हाइड्रोकोलाइड की जेल स्ट्रेंथ होगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकोलाइड्स सोल फॉर्म में जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं उनमें पॉलीसेकेराइड चेन्स की रैंडम अरेंजमेंट होती है, लेकिन जब ये पॉलीसेकेराइड्स सोल से जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो ये जो पॉलीसेकेराइड चेन है ये आपस में मर्ज होते हैं, अलाइंड होते हैं और एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो मर्जिंग और अलाइनमेंट होती है पॉलीसेकेराइड चेन की, इसके रिजल्ट में फॉर्म होते हैं फिब्रिल्स। ये फिब्रिल्स हैं सारे जो कि आपके पास बना रहे हैं जेल फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर या ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हाइड्रोकोलाइड का। तो जितनी ज़्यादा इन फिब्रिल्स की कंसंट्रेशन होती है उतनी ज़्यादा उस हाइड्रोकोलाइड की जेल स्ट्रेंथ होती है। फिर दूसरी जो हाइड्रोकोलाइड्स की जेल स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है फिलर्स पे। जितने ज़्यादा फिलर्स इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो जेल स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोकोलाइड की, क्योंकि फिलर्स का काम ही यही होता है कि उन्हें ऐड ही इसलिए किया जाता है ताकि वो जेल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करें।
फिर टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो आता है सिर्फ रिवर्सिबल हाइड्रोकोलॉइड्स के लिए, क्योंकि रिवर्सिबल हाइड्रोकोलॉइड्स वो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे सोल फॉर्म में होते हैं और लो टेम्परेचर पे जेल फॉर्म में होते हैं। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा उतना ज़्यादा वो रिवर्सिबल हाइड्रोकोलॉइड यानी कि एगार अपनी जेल स्ट्रेंथ यानी कि जेल की शेप को मेंटेन करेगा, यानी कि उसकी जेल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसीलिए एगार के लिए, रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड के लिए टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेल स्ट्रेंथ के लिए, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा उतना ज़्यादा उसकी जेल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, यानी कि वो एगार जो रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड है वो अपनी जेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा तो वो जो जेल है वो सोल में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इसीलिए रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड के लिए टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेल स्ट्रेंथ के लिए। फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी आ जाती है हाइड्रोकोलाइड की वो है टियर स्ट्रेंथ, या जिसे टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोकोलाइड एक इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल है, तो इसे अंडरकट्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, या अगर इसे नॉर्मली भी डेंटिड या डेंचरस पेशेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है तो जब भी किसी इंप्रेशन मटेरियल को रिमूव करना होता है, चाहे वो अंडरकट एरिया से करें या नॉन अंडरकट एरिया से करें, तो उस इंप्रेशन पे टेंसाइल फोर्स लग रही होती है, यानी कि जब आप उससे पुल कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आप उसे लोअर आर्च से रिमूव कर रहे हैं या अपर आर्च से रिमूव कर रहे हैं, किसी भी आर्च से रिमूव कर रहे हैं तो उस पर टेंसाइल फोर्स लगती है। और अगर आप उसे अंडरकट एरिया से रिमूव कर रहे हैं इंप्रेशन मटेरियल को, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, ज़्यादा टेंसाइल फोर्स लगानी पड़ती है उस इंप्रेशन मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो इसीलिए इंप्रेशन मटेरियल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसे टियर स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, कि टेंसाइल स्ट्रेंथ हो यानी कि टियर स्ट्रेंथ हो, कि जब भी उस इंप्रेशन मटेरियल को आप ओरल कैविटी से अंडरकट से रिमूव कर रहे हों तो वो टियर ना करे, ब्रेक ना हो, फ्रैक्चर ना हो, बल्कि जो एक्यूरेटली जो उसने इंप्रेशन रिकॉर्ड किया हुआ है आप उसे वैसे ही रिमूव कर सकें। तो हाइड्रोकोलाइड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी टियर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और अगर सिंथेटिक इलास्टोमर से कंपेयर करें तो हाइड्रोकोलाइड्स की जो टियर स्ट्रेंथ है यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सिंथेटिक इलास्टोमर से कम है। तो इनकी टियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हाइड्रोकोलाइड्स के दो काम किया जाता है। ट्रे में हाइड्रोकोलाइड्स की थिकनेस को 4 मिलीमीटर से कम नहीं रखते। हाइड्रोकोलाइड्स की ट्रे में थिकनेस 4 to 6 मिलीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 4 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उसकी टियर स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो सके। और इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के बाद हाइड्रोकोलाइड्स इंप्रेशन, अगर आपने इंप्रेशन हाइड्रोकोलाइड इंप्रेशन मटेरियल से रिकॉर्ड किया है तो उसकी टियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए एक काम ये भी किया जाता है कि वो जो इंप्रेशन होता है जो कि आपने रिकॉर्ड किया है हाइड्रोकोलाइड इंप्रेशन मटेरियल से यानी कि एगार या एल्जीनेट से, उससे रिमूव करते हैं सिंगल शार्प स्नैप मूवमेंट से। यानी कि आपको मल्टीपल मूवमेंट नहीं करनी होती कि आपने पहले राइट किया, लेफ़्ट किया, सिंगल शार्प स्नैप मूवमेंट करके आपने उस इंप्रेशन को रिमूव करना होता है। तो इस तरह से आप इंक्रीज़ करते हैं हाइड्रोकोलाइड्स की टियर स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ को, यानी कि उसकी ट्रे में थिकनेस 4 to 6 मिलीमीटर रखते हैं, और दूसरा उसके सेट होने के बाद जब उसे ओरल कैविटी से रिमूव कर रहे होते हैं तो सिंगल शार्प स्टेप मूवमेंट में उसे रिमूव करना होता है ओरल कैविटी से। अब डिस्कस करते हैं हाइड्रोकोलाइड्स की इलास्टिक रिकवरी को। हाइड्रोकोलाइड्स इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये एक परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल नहीं है, बल्कि हाइड्रोकोलाइड्स विस्को इलास्टिक मटेरियल्स हैं। और विस्को इलास्टिक मटेरियल्स हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं और इसके मॉडल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसे बहुत ही समराइज़ करके यहाँ पे रिवाइज करें तो विस्को इलास्टिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं कि जब इनमें फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये डिफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन फोर्स रिमूव होने के बाद इनमें कुछ इलास्टिक रिकवरी होती है और कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन इनमें रह जाती है। तो ये जो हाइड्रोकोलाइड्स हैं ये भी विस्को इलास्टिक मटेरियल है, यानी कि जब इनमें से फोर्स रिमूव करते हैं तो कुछ इलास्टिक रिकवरी होती है और कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाती है। कितनी परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाती है ये डिपेंड करता है कि अंडरकट की सिवियरिटी क्या थी, कितनी फोर्स लगाई गई थी इंप्रेशन मटेरियल को रिमूव करने के लिए, और कितने टाइम के लिए वो फोर्स लगाई गई थी। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन कितनी रह गई है फोर्स रिमूव होने के बाद।
तो हाइड्रोकोलॉइड्स में परमानेंट डिफॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि जब आप फोर्स रिमूव करें, यानी कि जब इंप्रेशन मटेरियल्स को रिमूव करें ओरल कैविटी में, क्योंकि ओरल कैविटी से इंप्रेशन मटेरियल को रिमूव करते हुए फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये होता है आपका मेन एम कि वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो जब फोर्स रिमूव होगी तो उसके बाद वो हाइड्रोकोलॉइड्स में इलास्टिक रिकवरी ज़्यादा हो और परमानेंट डिफॉर्मेशन कम हो। उसके लिए ये किया जाता है कि इंप्रेशन मटेरियल को रिमूव किया जाता है सिंगल शार्प स्नैप मूवमेंट में। इससे फ़ायदा ये होता है सिंगल शार्प स्नैप मूवमेंट का कि बहुत ही कम टाइम के लिए मटेरियल पे फोर्स लगती है, तो इलास्टिक रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और परमानेंट डिफॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स, स्पेशली जो हाइड्रोकोलॉइड्स बेस्ड इंप्रेशन मटेरियल होते हैं, इन्हें पेशेंट की ओरल कैविटी से रिमूव किया जाता है सिंगल शार्प स्नैप मूवमेंट में, ताकि टेयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो सके, जिसे टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, और परमानेंट डिफॉर्मेशन भी रिड्यूस हो सके। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से हाइड्रोकोलॉइड्स को सिंगल शार्प स्नैप मूवमेंट में रिमूव किया जाता है ओरल कैविटी से। अब डिस्कस करते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स की डायमेंशनल स्टेबिलिटी को। हाइड्रोकोलॉइड्स की डायमेंशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती दो रीजंस की वजह से, और वो है सिनेरिसिस और इम्बिबिशन। और सिनेरिसिस और इम्बिबिशन को समझने के लिए यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हाइड्रोकोलॉइड्स के जेल फॉर्म के, यानी कि जेल स्ट्रक्चर को। तो जेल फॉर्म में हाइड्रोकोलॉइड्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि पॉलीसेक्राइड्स चेन जो है वो ऑर्डरली अरेंज हुई हुई होती हैं, और ये जो ऑर्डर अरेंजमेंट हुई हुई होती है पॉलीसेक्राइड्स चेन के, इनके बीच में जो होता है वो वाटर ट्रैप हुआ होता है, क्योंकि हाइड्रोकोलॉइड्स में डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, वाटर है, और जो डिस्पर्स फेस्ड है और जो डिस्पर्स पार्टिकल्स है वो पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो जब पॉलीसेक्राइड्स की जेल फॉर्म में ऑर्डर अरेंजमेंट हो रही होती है तो ये जो वाटर होता है ये इन्हीं पॉलीसेक्राइड्स चेन के बीच में ट्रैप हुआ होता है। तो इसीलिए ये जो जेल स्टेट होती है हाइड्रोकोलॉइड्स की, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये जो इंट्रैप वाटर होता है इसे हाइड्रोकोलॉइड्स लूज भी कर सकता है और फर्दर वाटर को जो है वो गेन भी कर सकता है, डिपेंड कर रहा होता है सर्कमस्टांसिस पे। इसीलिए ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं इनकी जेल फॉर्म में, यानी कि सेट होने के बाद डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये जो वाटर कंटेंट इनमें प्रेजेंट होता है ये इससे फर्दर गेन भी कर सकते हैं वाटर कंटेंट को, और इससे लूज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट और कंडीशन पे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिनेरिसिस क्या है। अगर हाइड्रोकोलॉइड्स इंप्रेशन मटेरियल को सेट होने के बाद ऐसे ही छोड़ दें, यानी कि अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो वार्म है, हॉट है, तो क्या होता है कि वो जो हाइड्रोकोलॉइड इंप्रेशन मटेरियल है जो कि सेट हो गया है, जो कि जेल में कन्वर्ट हो गया है, वो अपना वाटर कंटेंट जो है वो लूज़ कर देता है, यानी कि उसमें से वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। और जब वाटर लॉस हो जाता है तो इंप्रेशन श्रिंक कर जाता है, यानी कि इंप्रेशन मटेरियल जो है हाइड्रोकोलॉइड इंप्रेशन मटेरियल वो श्रिंक कर जाता है, यानी कि उसमें डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है वो हाइड्रोकोलॉइड इंप्रेशन मटेरियल की अच्छी नहीं होती, एक तो सिनेरिसिस की वजह से। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस इंप्रेशन को रिकॉर्ड किया गया है लोअर आर्च के, और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन जो है वो जगह जगह से काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और श्रिंक हो गया है, यानी कि इसने अपना वाटर कंटेंट जो है वो लूज़ कर दिया है। और इम्बिबिशन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है सिनेरिसिस से, यानी कि अगर जो हाइड्रोकोलॉइड इंप्रेशन मटेरियल से आपने कोई इंप्रेशन रिकॉर्ड किया है और उसे आप इमर्स कर दें वाटर में, या उसे कोई ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो, तो ये क्या करता है कि उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो इंप्रेशन मटीरियल होता है, यानी कि वो जो इंप्रेशन है जो कि आपने रिकॉर्ड किया है हाइड्रोकोलॉइड इंप्रेशन मटीरियल से, वो एक्सपेंड कर जाता है, यानी कि उसकी डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस हो जाता है उस इंप्रेशन में। इसीलिए इसी सिनेरिसिस और इम्बिबिशन की वजह से कहा जाता है कि हाइड्रोकोलॉइड्स की डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट इनको मिला जिसमें या तो ये वाटर लूज़ कर सकते हैं या वाटर गेन कर सकते हैं, तो इनमें सिनेरिसिस और इम्बिबिशन का प्रोसेस हो जाता है।
तो इसीलिए आइडियली हाइड्रोकोलॉइड्स का ये कहा जाता है कि उनमें जो पोरिंग होती है, यानी कि जिप्सम की जो पोरिंग होती है, यानी कि मॉडल को जो कास्ट करने का काम होता है, वो एज सून एज पॉसिबल जो है वो कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से हाइड्रोकोलॉइड्स इंप्रेशन को फ़ौरन पोर नहीं कर सकते और उन्हें स्टोर करना है, तो इन्हें आइडियली स्टोर किया जाता है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इन अ सील प्लास्टिक बैग। यानी इम्प्रेशन को आप कवर करते हैं किसी डैम पेपर या टॉवल से और उसे प्लेस कर देते हैं सील्ड प्लास्टिक बैग में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सील्ड प्लास्टिक बैग में आप जो है वो उससे स्टोर कर देते हैं, या फिर आप उसे स्टोर करते हैं 2% पोटेशियम सल्फेट के सोल्यूशन में। तो इस तरह से उस मटेरियल की डायमेंशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा और प्रिवेंट किया जाता है सिनेरिसिस और इम्बिबिशन को। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोकोलॉइड्स की डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए इन्हें एज सून एज पॉसिबल जो है वो इनमें जिप्सम को पोर कर देना चाहिए और मॉडल कास्ट कर लेना चाहिए। इसके जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इम्प्रेशन मटेरियल के इंट्रोडक्शनरी लेक्चर में कि जब भी इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं उसे वाटर से रिंस करते हैं एंड देन उसे डिसइंफेक्ट करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट से लेबॉर्ट्री ट्रांसफ़र ना हो। तो ये जो डिसइंफेक्शन का प्रोसेस था ये हमने रीड किया था कि बेस्ट जो डिसइंफेक्शन होती है वो ये होता है कि 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन में इमर्स कर देते हैं इम्प्रेशन को। और अभी हमने डिस्कस किया कि जो हाइड्रोकोलॉइड्स इम्प्रेशन होते हैं, अगर आपने उन्हें किसी लिक्विड मीडियम में इमर्स कर दिया तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी इनकी पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी की वजह से और इम्बिबिशन की वजह से इनके डिसइंफेक्शन प्रोसेस को बहुत रैपिड रखा जाता है और इन्हें इमर्स करके डिसइंफेक्ट करने के बजाय इनके लिए डिसइंफेक्टेंट स्प्रे यूज़ किए जाते हैं ताकि हाइड्रोकोलॉइड इम्प्रेशन में कोई भी इम्बिबिशन का प्रोसेस ना हो। और मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट जो कि यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स के लिए वो है आयोडोफोर, 2% ग्लूटाल्डिहाइड और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब डिस्कस करते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स की कंपैटिबिलिटी विद जिप्सम। हाइड्रोकोलॉइड्स जिप्सम के साथ कंपैटिबल नहीं होते और जो कास्ट होता है जैसे आप जिप्सम से बनाते हैं उसकी जो सरफेस होती है वो सॉफ्ट रहती है, दो रीजंस की वजह से। एक तो ये कि हाइड्रोकोलॉइड्स में बोरेक्स प्रेजेंट होते हैं और बोरेक्स रिटार्डर होता है जिप्सम के लिए, यानी कि बोरेक्स जो है वो रिटार्ड कर देता है जिप्सम को, यानी कि जिप्सम को सेट नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो मॉडल होता है या डाई होता है यानी कि जो डेंटल कास्ट है उसकी सरफेस जो है वो सॉफ्ट रहती है। और दूसरा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि हाइड्रोकोलॉइड की इम्प्रेशन की सरफेस पे वाटर प्रेजेंट होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं जिप्सम की सेटिंग को। ये जो जिप्सम से कंपैटिबिलिटी का इशू होता है हाइड्रोकोलॉइड का, इसे दो तरीके से टैकल कर सकते हैं। या तो ये करते हैं कि जो हाइड्रोकोलॉइड इम्प्रेशन होता है उसे इमर्स कर देते हैं 2% पोटेशियम सल्फेट के सोल्यूशन में, और पोटेशियम सल्फेट जो है वो एक्सिलरेटर है जिप्सम का, तो वो जो रिटार्डिंग इफेक्ट होता है बोरेक्स का उसे जो है वो ये ख़त्म कर देता है। या फिर ये किया जाता है कि हाइड्रोकोलॉइड्स में ही जो है ये पोटेशियम सल्फेट यानी कि ये जो जिप्सम का एक्सिलरेटर होता है इसे ऐड कर देते हैं ताकि जो है वो जब जिप्सम से कांटेक्ट में आए हाइड्रोकोलॉइड इम्प्रेशन तो वो उसकी सेटिंग एक्सेलरेट हो जाए। बेशक बोरेक्स प्रेजेंट होगा वो उसे रिटार्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्सेलरेटर जब प्रेजेंट होगा तो वो एक्सेलरेट कर देगा उस जिप्सम की सेटिंग को, यानी कि वो जो बोरेक्स का जो रिटार्डिंग इफेक्ट है उसे काउंटरएक्ट कर देगा, यानी कि उसे ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से जो जिप्सम के साथ जो है वो कंपैटिबिलिटी को हाइड्रोकोलॉइड्स की इम्प्रूव किया जाता है। या तो जो हाइड्रोकोलॉइड का इम्प्रेशन होता है उसे ही जिप्सम के एक्सेलरेटर में डिप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर हाइड्रोकोलॉइड्स में ही जिप्सम का एक्सेलरेटर जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन में डाल दिया जाता है। हाइड्रोकोलॉइड्स को इलेक्ट्रोप्लेट नहीं कर सकते इनकी इम्बिबिशन की प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इम्प्रेशन को इमर्स करना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लूइड में, और हमने अभी डिस्कस कर लिया कि अगर हाइड्रोकोलॉइड इम्प्रेशन को इमर्स करते हैं किसी फ्लूइड में तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए हाइड्रोकोलॉइड्स को इलेक्ट्रोप्लेट नहीं कर सकते। और हाइड्रोकोलॉइड्स की जो एक बहुत बड़ी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जितने भी हाइड्रोकोलॉइड्स हैं ये सारे नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन इरिटेंट होते हैं, यानी कि ये हाईली बायोकम्पैटिबल होते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। तो यहाँ पे हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स क्या हैं
और इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल की कैटेगरी में जो हाइड्रोकोलॉइड्स आ रहे हैं, उन हाइड्रोकोलॉइड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकोलॉइड्स बेस्ड इम्प्रेशन मटेरियल एगार और एल्जिनेट को। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा हाइड्रोकोलॉइड्स और इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल समझने में।